अरुणाचल प्रदेश में पीएम मोदी ने किया सेलर टनल का उद्घाटन। बोले नॉर्थ ईस्ट बनेगा देश के विकास का इंजन। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौली बीजेपी में शामिल 3 बड़े नेताओं को ले गए साथ। लालू यादव के करीबी के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। फ्लैट जमीन खरीद पर धांधली का आरोप। सुभाष पर 14 केस दर्ज। चुनाव से पहले गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला। अनुप्रिया पटेल को मिली जेड कैटेगरी की सुरक्षा। मिर्जापुर से लड़ेंगी चुनाव। लोकसभा चुनाव में अकेले उतरेगी बसपा। मायावती ने गठबंधन से साफ किया इनकार। चर्चा करने वालों की कड़ी निंदा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ हिना। प्रधानमंत्री मोदी असम और अरुणाचल प्रदेश की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। पीएम मोदी आज सुबह काजीरंगा नेशनल पार्क पहुंचे, जहां उन्होंने हाथी की सवारी करने के साथ ही जीप सफारी भी की। नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो काजीरंगा में रात्रि विश्राम के बाद जंगल सफारी पर पहुंचे। बता दें, पीएम शुक्रवार शाम को तेजपुर पहुंचे, जहां असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने उनकी अगवानी की और वहीं रात्रि विश्राम के बाद उन्होंने आज सुबह काजीरंगा का भ्रमण किया। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी करीब 2 घंटे तक काजीरंगा नेशनल पार्क में रहे और इसके बाद असम के अहोम साम्राज्य की शाही सेना के प्रसिद्ध जनरल लचित बोरफुकन की भव्य प्रतिमा स्टैचू ऑफ वेलोर का अनावरण किया। इस परियोजना में लाचित ताई अहोम संग्रहालय और 500 बैठने की क्षमता वाले सभागार का निर्माण भी शामिल है। इस पहल का उद्देश्य लाचित बोरफुकन की बहादुरी को याद करना और उनकी विरासत के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। इससे क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलने और रोजगार की संभावनाएं पैदा होने की उम्मीद है। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर कांग्रेस ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में कई बड़े नाम तय हो गए हैं। कांग्रेस ने कल देर शाम पहली कैंडिडेट लिस्ट जारी कर इस पर मुहर लगा दी थी और इस पहली सूची में 39 नाम सामने आए थे। इसमें छत्तीसगढ़ से 6, कर्नाटक से 7, केरल से 16, लक्षद्वीप से 1, मेघालय से 2, नागालैंड से 1, सिक्किम से 1, तेलंगाना से 4 और त्रिपुरा से 1 उम्मीदवार उतारे गए हैं। वहीं वायनाड से राहुल गांधी, तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर, अल्पुझा से केसी वेणुगोपाल, राजनांदगांव से भूपेश बघेल, मेघालय से विंसेंट पाला और त्रिपुरा वेस्ट से आशीष शाह का नाम सामने आया है। इस पहली सूची में 15 उम्मीदवार सामान्य कैटेगरी से हैं, जबकि 24 उम्मीदवार पिछड़े, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज से हैं। देखिए, एक सिपाही के लिए सबसे बड़ी खुशी जब उसकी पार्टी की लीडरशिप, और मैं तो एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पार्टी लीडरशिप को, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, राहुल गांधी जी को, स्टेट की लीडरशिप को, सचिन पायलट जी को, तमाम नेताओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक पार्टी के आखिरी सिपाही को इतना बड़ा विश्वास पार्टी के आखिरी सिपाही पर किया। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि विधानसभा चुनाव भी लड़ा और लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में रायपुर राजधानी के लोकसभा से मुझको मेरा नाम अनाउंस हुआ है। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात कोई दूसरी हो नहीं सकती। और उसी प्रकार से मेरे जैसे जो कार्यकर्ता जो पार्टी में काम करते हैं, उनका विश्वास भी जागा है कि पार्टी में काम करने से पार्टी आप पर विश्वास करके बड़ी जिम्मेदारी और जवाबदारी कभी भी आपको दे सकती है। उसीलिए आज जो परिणाम, आज तो महाशिवरात्रि है, शंकर भगवान का दिन है। मैं तो भगवान का भक्त हूँ। भगवान की प्रार्थना, अर्चना और आस्था, श्रद्धा भगवान के ऊपर रखता हूँ। भगवान ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी आज के दिन, आज तो बड़ा दिन है। ये भारतीय जनता पार्टी आमादा है, इतनी नर्वस है कि वो हमें रोकने की पूरी कोशिश कर रही है। हम रुकने वालों में से नहीं। आज चुनाव की पहली सूची जारी हुई, कितने कॉन्फिडेंट हैं? पूरी तरह से आश्वस्त हैं। जिस तरह के नाम आप देख रहे हैं इस लिस्ट में, वरिष्ठ नेता हमारे केसी वेणुगोपाल जी और ऐसे भूतपूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी आदि ऐसे नाम हैं, जिससे ये मालूम पड़ता है कि कांग्रेस पार्टी ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए लड़ रही है। पार्टी हाईकमान ने
खड़गे जी, सोनिया जी और राहुल जी ने जो विश्वास व्यक्त किया मुझ पर, उसके लिए मैं उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। साथ ही ये जो विश्वास व्यक्त किया है उस पर हम लोग खरे उतरेंगे। 6 कैंडिडेट छत्तीसगढ़ से उतारे हैं, डिक्लेयर हुआ है। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ है। गैस सिलेंडर मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सुरेश पचौरी ने आज बीजेपी का दामन थाम लिया। सुरेश पचौरी के साथ कांग्रेस अन्य नेताओं ने भी बीजेपी की सदस्यता ले ली और इसमें पूर्व मंत्री गजेंद्र सिंह राजू खेड़ा, पूर्व विधायक विशाल पटेल, संजय शुक्ला, सपा के पूर्व विधायक अर्जुन पलिया भी बीजेपी में शामिल हुए। बता दें, पूर्व मंत्री रहे सुरेश पचौरी को राजीव गांधी और सोनिया गांधी से खास संपर्क में रहने के कारण गांधी परिवार का करीबी माना जाता है। उन्होंने 56 साल कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया और अब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। जानकारी के मुताबिक बीते दिनों से वे कांग्रेस में खुद को अपमानित महसूस कर रहे थे और वहीं सुरेश पचौरी के भाजपा में शामिल होने पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा, आगे आगे राहुल गांधी जा रहे हैं और पीछे से कांग्रेस साफ हो रही है। वैसे तो हम सबको आहट थी सही और बच्चे कुछ जो काम करने के तरीके हैं उसका असर आते ही आता है और अच्छे स्थापित सुचिता के साथ सुस्पष्ट मन की भावना के आधार पर हर दल में अच्छे साफ सुथरे लोग होते हैं, लेकिन साफ सुथरे लोगों को काम करने की अनुकूलता देना नेतृत्व की महत्ता पर निर्भर करता है कि उसका नेतृत्व महत्व कैसे देता है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस का नेतृत्व ऐसे सुचिता वाले साफ सुथरे ढंग से देश सेवा को लेकर राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को नजरअंदाज करता है और कोई भी स्वाभिमानी आदमी ऐसे वातावरण में क्यों काम करना चाहेगा। लोकतंत्र को गौरवान्वित इसीलिए होता है। लोकतंत्र आम जनता की पार्टी बनकर के जनता के बीच में जनता का एक चेहरा दिखता है। तो मुझे बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस लगातार और ये जो उनकी खास करके राहुल गांधी जी का समय चल रहा कहने के लिए वो अपनी यात्रा निकाल रहे, लेकिन वो अपने यात्रा के माध्यम से ऐसे स्थापित नेतृत्व को अपनी पार्टी के लोगों को जिस ढंग से जिस निगाह से देखते हैं, मुझे इस बात की प्रसन्नता कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में माननीय नड्डा जी हमारे दल को भी और दल के साथ नेतृत्व में आने के लिए ऐसे सुचिता और साफ सुथरे लोगों के लिए हमारी अपनी भारतीय जनता पार्टी सबका स्वागत करती है, अभिनंदन करती है कि आओ हमारे साथ, क्योंकि लोकतंत्र ये सबके साथ मिलकर चलने की हमारी एक संकल्प की भावना है। और ऐसे में ऐसे अच्छे लोगों का साथ जोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना मार्ग चुना है, यही कारण है कि दुनिया की सबसे बड़ी अगर कोई पार्टी बनी है तो भारतीय जनता पार्टी बनी। मैं यशस्वी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी को बधाई दूंगा, हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, हमारे माननीय नरोत्तम मिश्रा जी, कैलाश जी विजयवर्गीय भाई साहब, सारे लोग, हमारे महेंद्र सिंह जी प्रभारी, वो तो शुभंकर है, लगातार हमारे एक के बाद एक संकेत आ रहे हैं और राहुल गांधी आगे आगे जा रहे हैं और पीछे पीछे कांग्रेस साफ हो रही है। इसलिए मैं तो इस मामले में बधाई देना चाहूंगा कि ऐसे राहुल गांधी जी 2-4 बार और यात्रा निकालो, हम आपका स्वागत करेंगे, क्योंकि आपके आने से अगर हमारे लिए एक ऐसा मार्ग बनता है कि चुनाव का अभी घोषणा हुई नहीं है और कांग्रेस की आपने जो वर्तमान में हालत की है, वास्तव में कांग्रेस, महात्मा गांधी जी ने सही कहा था कि आज़ादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर दो, वो महात्मा गांधी जी की भावना का काम कर रहे हैं। मैं अपनी ओर से अपने परिवार में हमारे माननीय सुरेश जी भाई साहब बहुत वरिष्ठ नेता है, बहुत अच्छी छवि है और उनके साथ के सारे गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी, जब विक्रम विश्वविद्यालय का हमारा पूरा कैंपस एक ही होता था तो धार से हमारा संबंध आता था। योगेश शर्मा जी, मैं और वो 1984 में साथ में कॉलेज में चुनाव लड़े थे और यूनिवर्सिटी को प्रेसिडेंट बने थे, मैं साइंस कॉलेज प्रेसिडेंट था, मैं तब से उनको जानता हूँ और पूरी अपनी यहाँ से वहाँ तक सारे
वहीं भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान ने कहा, महात्मा गांधी ने आजादी के बाद कहा था कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए और नए राजनीतिक दल बने, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने सत्ता के स्वार्थ के कारण कांग्रेस को भंग नहीं होने दिया और आंदोलन का लाभ उठाया। राहुल गांधी महात्मा गांधी के सुझाव के अनुसार कांग्रेस को पूरी तरह खत्म करने का बीड़ा उठा रहे हैं। कांग्रेस के सारे अच्छे नेता पार्टी के दिशाहीन नेतृत्व से थक चुके हैं और कांग्रेस खत्म होने की कगार पर है। कि महात्मा गांधी जी ने आजादी के बाद ये कहा था कि कांग्रेस आजादी का आंदोलन था, आजादी मिल गई, कांग्रेस को अब भंग कर देना चाहिए, नए राजनीतिक दल बने। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सत्ता के स्वार्थ के कारण कांग्रेस को भंग नहीं होने दिया और आजादी के आंदोलन का राजनीतिक लाभ उठाया। महात्मा गांधी जी की इच्छा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पूरी नहीं की, लेकिन राहुल गांधी जी महात्मा गांधी की इस इच्छा को कि कांग्रेस को समाप्त कर देनी चाहिए पूरा कर कर ही चैन की सांस लेंगे। एक एक करके कांग्रेस के सारे अच्छे नेता इस नेतृत्व के कारण परेशान होके दिशाहीन, गतिहीन, पता ही नहीं भैया क्या कहेंगे क्या करेंगे, तो ये तो बंटा ढार करने निकले हैं और इसलिए कांग्रेस अब समाप्त होने की ओर है। बचे हुए लोग भी आने की संभावनाएं हैं। धन्यवाद। बाकी देखा जाए। पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला के बयान पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने कहा था कि पीडीपी के साथ गठबंधन की गुंजाइश नहीं है। महबूबा मुफ्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा वे बीजेपी को हराने के लिए साथ मिलकर लड़ना चाहते थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर में सीट शेयरिंग के मामले को फारूक अब्दुल्ला साहब पर छोड़ दिया था, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के रवैये से उन्हें निराशा हुई है। कि पीएजी वो तो आपने उमर साहब ने खुद कहा कि अलायंस में है ही नहीं, तो वो तो मैंने तो कुछ नहीं, मैं तो चाहती थी कि हम पीएचडी बिल्कुल बरकरार रहे, आगे चलती रहे, पर उन्होंने तो खुद कहा, उन्होंने जो सीटों का कहा वो तो कहा, पर उन्होंने कहा कि ये तो अलायंस में है ही नहीं। पीडीपी सिचुएशन की वजह से अलायंस से बाहर हो गई है, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि पीएचडी को तोड़ने का काम, पीएचडी को खत्म करने का काम, लोगों की आखिरी उम्मीद को खत्म करने का काम कहाँ से हुआ। हमने तो नहीं किया, हम तो नहीं चाहते हैं। क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि आप पीडीपी सभी सीटों पे उम्मीदवार खड़ा करेंगे? आपस मैंने कहा हम जो कांग्रेस है उनसे मशवरा करेंगे, क्योंकि इंडिया अलायंस में तो हम है, पीएचडी अलायंस तो तितर बितर कर दी उन्होंने, पर इंडिया अलायंस में तो है, हम उनके साथ बात करके देखेंगे कि हम आगे क्या। क्या पीडीपी की स्ट्रैटेजी साउथ कश्मीर को लेकर अब चेंज होगी? क्योंकि पहले अलायंस की बात होती थी, लेकिन कहीं ना कहीं आपका नाम भी आ रहा है साउथ कश्मीर अनंतनाग सीट के लेकर। नहीं, अभी तो मैंने कहा ना, मिल बैठ के आपस में मशवरा करेंगे कि हाउ टू गो अबाउट इट, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो अभी हम कोई इस वक्त मैं इन सारे सवालों का आपका जवाब नहीं दे सकती। उमर साहब ने कहा कि पीडीपी जो थी तीसरे नंबर पे थी, इसलिए वहाँ अलायंस की तो बात ही नहीं आ रही। मैं तो नहीं जाऊंगी। 2014 में तो फारूक साहब हार गए, तो इसका मतलब है फिर वो इलेक्शन ही नहीं लड़ेंगे। उमर साहब गांधरबल से हार गए, 2014 में सुनवार से हार गए, तो इसका मतलब हार जीत तो चलती रहती है। अगर कोई हारे तो इसका मतलब वो दोबारा वहाँ से इलेक्शन ही नहीं लड़े। ये तो मुझे लगता है ये तो ज्यादती है। आप मानती हैं आपसी मतभेद के चलते इंडिया अलायंस से और कमजोर होगा? देखिए, हमने एक डेमोक्रेटिक अलायंस बनाई थी जम्मू कश्मीर में पीएचडी की शक्ल में। यहाँ तो बहुत रेजिस्टेंस बनी है, बहुत सारे रेजिस्टेंस करते थे, मगर वो विद इन कॉन्स्टिट्यूशन, विद इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं बनते थे। ये एक यूनिक अलायंस था। तो इसको जिस तरह से लफ्जों की मार से इसको तितर बितर कर दिया, वो बहुत ही मेरे ख्याल में वो दैट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग। बट जहां तक इंडिया अलायंस की बात है, मैं समझती हूं कि आज पूरे मुल्क के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जम्मू कश्मीर तो लेबोरेटरी है, जो मुल्क में हो रहा है उसकी लेबोरेटरी जम्मू कश्मीर में है, तो हमें तो यहाँ इकट्ठा होना चाहिए था। जब हम यहाँ तितर बितर हो गए तो उसका नेचुरली एक तो हो जाता है वो। मैम 4 अगस्त 2019 के बाद हो गया जुड़ी थी पीएचडी के साथ, आपको नहीं लगता फिर से आज? अब क्या करूं मैं, मैंने तो कोशिश की, हमने तो बहुत कोशिश की मेरे भाई, हमने तो बहुत मैंने तो फारूक साहब को ही बोला कि ये हमारे सबसे बड़े लीडर हैं, इनको फैसला करने दीजिए, ये फैसला जो करेंगे हमें कबूल होगा। मगर उन्होंने इतना नहीं सोचा कि मुझे बुला के मुझे बताएं। एक तरफा ऐलान कर दिया कि हम 3 की 3 सीटें लड़े। कम से कम बुलाते, कहते कि हमारा वर्कर नहीं मान रहा है, हमारे एक्स लेजिस्लेटर नहीं मान रहा, या कोई और परेशानी है,
तो कम से कम पीएचडी तो नहीं टूटती ना, जिस तरह पीएचडी को इन्होंने आज मजाक बना दिया, वो नहीं होता। एनीवे इट्स वेरी वेरी सैड। आपको क्या लगता है लोगों के आपके ऊपर फिर से कैसे भरोसा बनेगा? आज फिर से लोगों के साथ खिलवाड़ हो गया, पीएचडी को नहीं देखिए ना, हमने तो नहीं किया, आप जानते हैं हमने तो नहीं किया, हमने तो कोई खिलवाड़ नहीं किया। हम तो चाहते हैं, हम तो अभी भी चाहते थे कि भाई अलायंस के लोगों का, क्योंकि लोगों की आखिरी उम्मीद है जैसा आपने कहा कि पीएचडी इकट्ठे रहे, जहां महबूबा मुफ्ती उमर अब्दुल्ला फारूक साहब, तारिक आमी साहब इकट्ठे खड़े होते थे कांग्रेस के साथ, तो एक बात बनती थी। तो अब अनफॉर्चुनेट हो गया तो क्या कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी। पार्टी ने साफ कर दिया है कि अगले 2 महीने में वो दिल्ली में जीत के लिए फुल प्रूफ प्लान के साथ मैदान में आ रहे हैं। आपने इंडिया ब्लॉक के सभी 7 उम्मीदवारों को जिताने की अपील की है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जनसभा में खुद को दिल्ली का बेटा बताया और अकेले लड़ाई में जनता को साथ देने की अपील की। और इसके साथ ही केजरीवाल ने दिल्ली के व्यापारियों को भी संदेश दिया। उन्होंने मुफ्त बिजली योजना से लेकर मोहल्ला क्लिनिक, पानी के बिल और सीसीटीवी कैमरे लगवाने जैसी योजनाओं में केंद्र और उपराज्यपाल पर अड़ंगा लगाने का आरोप लगाया। क्या कुछ कहा, सुनिए। संसद में भी केजरीवाल, तभी दिल्ली होगी और खुशहाल। आज से 12 साल पहले आम आदमी पार्टी बनी थी और लगभग 10-11 साल पहले दिल्ली के लोगों ने ढेर सारा प्यार देके, विश्वास करके हम लोगों को भारी बहुमत देके जिताया था। आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई थी। हम बहुत छोटे लोग हैं, मामूली लोग हैं, लेकिन दिल्ली के लोगों ने जितना प्यार और विश्वास हमें दिया है और इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। मैंने हमेशा कहा है कि मैं दिल्ली के लोगों का हमेशा एहसानमंद रहूंगा कि इस छोटे से आदमी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देके इतनी बड़ी कुर्सी पे बिठा दिया। 7 जन्म तक भी दिल्ली वालों की सेवा करता रहूं तो उनके एहसान नहीं चुका सकता मैं। मैंने भी पूरी कोशिश की है, कभी भी अपने आप को मुख्यमंत्री नहीं समझा। मैंने पूरी कोशिश की है दिल्ली के हर परिवार का बेटा बनके, हर परिवार का हिस्सा बनके, हर परिवार का, दिल्ली में 2 करोड़ 2.5 करोड़ लोग रहते हैं, हर परिवार का हिस्सा बनके उनके परिवार की मुश्किलों को दूर करने की कोशिश की है, हर परिवार का सहारा बनने की कोशिश की है। दिल्ली में किसी भी परिवार में कोई बीमार होता है तो तकलीफ यहां होती है। मैं भी देख रहा था 2 दिन पहले एक टीवी चैनल वाला एक बूढ़ी महिला से पूछ रहा था और वो बूढ़ी महिला कह रही थी कि केजरीवाल की वजह से मेरी जान बच गई। उसने पूछा कैसे? वो अम्मा बोली मेरी बाईपास सर्जरी हुई है, 8 लाख रुपए का खर्चा था, मेरा बेटा 10-15 हजार रुपए महीना भी नहीं कमाता, वो तो नहीं भुगत सकता था। केजरीवाल के अस्पताल में मेरा सारा इलाज मुफ्त हो गया, एक पैसा नहीं देना पड़ा। आज मैं जिंदा हूं तो केवल केजरीवाल की वजह से जिंदा हूं। मैं उस अम्मा को कहना चाहता हूं कि मां, आपने हमें बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है। आज मैं जहां पे हूं आप ही की वजह से हूं। तो जो कुछ भी कर रहा हूं ये मेरा फर्ज है। हर दिल्ली वाले के परिवार को मैं किस तरह से मदद करूं, किस तरह से उनके परिवार की मुश्किलों को दूर करूं, ये मेरी कोशिश रहती है। दिल्ली के हर बच्चे को मेरी कोशिश है कि जैसी पढ़ाई मेरे बच्चों को मिली, जैसी अच्छी पढ़ाई मेरे बच्चों को मिली, इस देश ने मेरे बच्चों को अच्छी पढ़ाई दी, वैसी ही अच्छी पढ़ाई हर बच्चे को मिलनी चाहिए। मेरी कोशिश है कि जैसा इलाज मेरे को मिलता है जब मैं बीमार होता हूं, मेरे को भगवान ने बहुत कुछ दिया है, जैसा इलाज मेरे को मिलता है ऐसा इलाज मेरे दिल्ली के हर गरीब से गरीब आदमी को भी मिलना चाहिए। पैसे की कमी की वजह से कोई भी वो नहीं रहना चाहिए। आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली मिलती है। पूरे देश में केवल 2 स्टेट हैं जहां 24 घंटे बिजली आती है, केवल दिल्ली और पंजाब। बाकी किसी स्टेट में 24 घंटे लंबे लंबे पावर कट लगते हैं। इंडस्ट्री को बिजली नहीं मिलती, कॉमर्शियल वालों को बिजली नहीं मिलती, घरों को बिजली 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट लगते हैं पूरे देश में। केवल दिल्ली और पंजाब में पूरी बिजली आती है।
आज दिल्ली और पंजाब 2 स्टेट केवल ऐसे हैं जहां पे आपको फ्री बिजली मिलती है, बाकी पूरे देश में इतनी महंगी बिजली, कईयों की तो पूरी तनख्वाह निकल जाती है बिजली के बिल देने में। बहुत काम किए। ये जो पर्चा अभी लॉन्च किया, ये पर्चा अब घर घर बांटने जाएंगे हमारे कार्यकर्ता। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक भीषण हादसा देखने को मिला। भोपाल में स्थित मंत्रालय की इमारत में भीषण आग लग गई, जिससे आसपास के इलाके में कोहराम मच गया। जानकारी के मुताबिक यह आग इमारत के 4थे माले पर लगी। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर दमकल विभाग की टीम को भेज दिया गया, जो लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। बता दें, यह आग इतनी भीषण है कि चारों तरफ आसमान में इसके धुएं ही दिखाई पड़ रहे हैं। आग बुझाने का प्रयास लगातार जारी है। ये आग कैसे लगी, इस बारे में अब तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन ऐसी संभावना जताई जा रही है। आग जितनी खतरनाक है, उसके हिसाब से कई अहम दस्तावेज जलकर राख जरूर हो गए हैं। बता दें कि मंत्रालय बिल्डिंग का नाम वल्लभ भवन है और इसी इमारत में मध्य प्रदेश का सचिवालय है और 5वें तल पर मुख्यमंत्री का दफ्तर है। तुरंत फोर्स पहुंच गया यहाँ पे और जितने भी फायर ब्रिगेड हैं उनको बुलवा लिया गया है और 2nd 3rd फ्लोर की आग कंट्रोल हो गई है। 4th फ्लोर में अभी है तो लगातार उसकी बुझाने की कार्रवाई जारी है। हम लोग को सिर्फ उससे पानी के टैंकर को फटाफट पहुंचाना है। जो एयरपोर्ट की फायर ब्रिगेड है वो तकनीकी रूप से सक्षम है और वो लगातार उसमें सभी लोग जुट के उसमें बुझाने में जुटे हुए हैं। कुछ लोग फंसे भी हुए मैडम, कर्मचारियों का स्थल पर कहना है। उसके लिए SDRF की भी टीम गई है। अगर कोई अंदर लोग हैं, PS सिस्टम से अनाउंस कराया गया, लेकिन इतनी आबादी है कि अंदर तक पहुंच नहीं पा रही है। वैसे तो आज छुट्टी का दिन है, नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कुछ लोग हैं तो उनको भी निकालने की कार्रवाई कर रहे हैं। किन कारणों से अभी तक पता अभी कुछ पता नहीं चला है। मेन मंत्रालय है, मेन वल्लभ भवन है, प्रदेश का सबसे बड़ा दफ्तर है। फायर की इक्विपमेंट है कि नहीं हुआ? नहीं, लगातार इसमें मॉक ड्रिल होती रही है और पिछले महीने भी मॉक ड्रिल हुई थी। तो अभी तो ये बाद में ही कारणों का पता चलेगा कि किस कारणों से आग लगी है। फेल क्यों गई मैम, पता चल पाया? अभी तो हमारा पहला काम यही है कि हम इसको कंट्रोल करें। तो 2nd 3rd फ्लोर का हम लोग को जैसे ही पता चला था कि 2nd 3rd फ्लोर में आग लगी है। इसके कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के नारी स्वावलंबन अभियान की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम में 221 महिलाओं को मुफ्त सिलाई मशीन वितरित की गई। 9 प्रशिक्षुओं को सिलाई मशीन सीएम योगी ने खुद अपने हाथों से प्रदान की और महिलाओं को प्रेरित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, आधी आबादी के सशक्तिकरण के बिना भारत को सशक्त और समर्थ नहीं बनाया जा सकता। प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के साथ ही देश की नीतियों का आधार व्यक्ति, जाति, मत और मजहब को नहीं बनाया। देश की योजनाओं के आधार पर गांव के गरीब किसान महिलाओं को बनाया और उनके माध्यम से देश को विकास की नई बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने योजनाएं तैयार की। सरकार ने जो कार्यक्रम आगे बढ़ाए उसके केंद्र बिंदु में हमेशा महिलाओं को रखा गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के साथ ही उन्होंने देश की नीतियों का आधार व्यक्ति, जाति, मत और मजहब को नहीं बनाया। देश की योजनाओं का आधार गांव को बनाया, गरीब को बनाया, किसान को बनाया, महिलाओं को बनाया और उनके माध्यम से देश को विकास की नई बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने उस प्रकार की योजनाएं तैयार की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हो, मातृ वंदना का अभियान हो, या फिर देश के अंदर चली हुई तमाम स्कीम, चाहे वह हर घर में शौचालय के निर्माण का हो, चाहे वह उन सभी गरीब परिवारों को जिनके पास आजादी के बाद 70 वर्षों तक अपना रसोई गैस का चूल्हा नहीं था, उनको रसोई गैस के फ्री में कनेक्शन उपलब्ध करवाने का कार्य हो, सौभाग्य योजना में उन्हें LED बल्ब उपलब्ध करवाने का कार्यक्रम रहा हो, या फिर कोरोना जैसी महामारी के दौरान हर एक नागरिक की सुरक्षा, बीमारी से बचाव के लिए फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, और पिछले 4 वर्षों से लगातार आप देख रहे होंगे कि हर जरूरतमंद को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। यह सरकार की वे स्कीम है जो जिससे सर्वाधिक महिलाएं प्रभावित होती हैं।
अगर परिवार में कुछ नहीं है तो सबसे ज्यादा कष्ट तो महिला को झेलना पड़ता है, क्योंकि बच्चे भूखे रह जाएंगे, परिवार के लोग भूखे रह जाएंगे, इसलिए उसको सबसे ज्यादा कष्ट होता है। और इसलिए उसकी इस जरूरत को ध्यान में रख करके सरकार ने जो कार्यक्रम आगे बढ़ाए, इसका लाभ भी, इसका केंद्र बिंदु भी महिला सुरक्षा थी, महिला सम्मान था, उनका स्वावलंबन था। उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में इस वर्ष होली पर एक भव्य रंगोत्सव मनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद और संस्कृति विभाग ने इस सम्मेलन के लिए मथुरा में तैयारी शुरू कर दी है। त्योहार 40 दिनों तक चलता रहेगा, लेकिन असली उत्साह होली से एक सप्ताह पहले ही बढ़ता है। उत्सव की शुरुआत बरसाना की लड्डू होली और लठमार होली से होती है, जहां महिलाएं पुरुषों को लाठियों से पीटती हैं। वहीं डीएम शैलेंद्र सिंह ने कहा, बरसाना में विश्व विख्यात होली का आयोजन होता है। इस बार 17 मार्च को लड्डू होली और 18 मार्च को लठमार होली होगी। इसके मद्देनजर व्यापक स्तर पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं। सीसीटीवी द्वारा भी निगरानी की जाएगी और पूरे क्षेत्र में 3 जोन में बांटा गया है। वहीं साफ सफाई की व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जा रहा है। कि अगर होली की हम बात करें और बरसाना की चर्चा न करें तो शायद बात अधूरी रह जाएगी। तो सबसे पहले हम वहीं से चर्चा शुरू करते हैं कि बरसाना में यहाँ पे विश्व विख्यात होली का आयोजन होता है, जो इस बार 17 को लड्डू होली और 18 को लठमार होली होगी। उसको दृष्टिगत रखते हुए हमने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने और पूरी टीम ने बरसाना का सारे रूटों का, मंदिर के सारे प्रवेश द्वार, निकास द्वार सबका भ्रमण किया है। वहाँ सारी व्यवस्थाएं व्यापक स्तर पर की जा रही हैं। चूँकि वो राजकीय मेला भी घोषित है, वहाँ का जो ये महोत्सव है, उसको दृष्टिगत रखते हुए पार्किंग से लेकर के श्रद्धालुजन मंदिर तक पहुँचे, रंगीली गली में पहुँचे और भीड़ का कहीं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर दबाव न बनने पाए, इसको दृष्टिगत रखते हुए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। पूरा परिसर सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में रखा गया है। पब्लिक एड्रेस सिस्टम, स्ट्रीट लाइट, सारी व्यवस्थाएं की गई हैं और पूरे क्षेत्र को 3 जोन और डिफरेंट सेक्टर्स में बांट करके वहाँ पुलिस और मजिस्ट्रेट्स लगाए जा रहे हैं। साफ सफाई की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा अगर एकादशी की बात करें तो एकादशी में बिहारी जी में और तीर्थ जन्मभूमि में काफ़ी भीड़ होती है, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों की तैयारियां पूरी हैं। इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।